देखिए, जब नदियाँ वैलीज़ में बहती हैं या कोई स्ट्रीम अगर वैली में बह रहा है, हिली एरिया में बह रहा है, हिली स्ट्रीम है, तो और अगर हिली एरिया में बह रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि रॉकी सरफेस भी होगा या कहीं भी जहाँ कहीं भी रॉकी सरफेस है, वहाँ पे रिवर बेड पे मतलब रिवर जिस सरफेस पे बह रही है, उसके ऊपर कुछ डिप्रेशन पाए जाते हैं, बड़े-बड़े गोल गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उन गड्ढों को हम पॉट होल्स बोलते हैं। उनके बनने का रीज़न ये होता है कि एक तो पहली बात तो ये कि स्ट्रीम तो इरोजन कर ही रहा है अपने सरफेस का। अब वो इरोजन हर जगह बराबर तो नहीं हो सकता, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। तो जहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आगे ये बता दूंगा, ठीक है। जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे डिप्रेशन बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। वो गड्ढे फिर एब्रेजन ऑफ रॉक्स से बड़े हो जाते हैं। एब्रेजन ऑफ रॉक्स मैंने आपको पहले बताया था कि जब रॉक्स, मान लीजिए रिवर बेटर रिवर का सरफेस है, उसके ऊपर कुछ रॉक्स पड़े हुए हैं, वो रॉक्स पानी के साथ आगे बहेंगे। बहेंगे ऑब्वियस सी बात है, जब पानी बहेगा तो रॉक्स भी बहेंगे, स्लोप भी है, पानी उसको धक्का भी दे रहा है, ठीक है। तो जब वो बहेंगे तो सरफेस के ऊपर वो फ्रिक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? फ्रिक्शन करेंगे तो इरोजन और ज्यादा होगा उन रॉक्स की वजह से। पानी की वजह से तो इरोजन हो ही रहा था, अब उन रॉक्स की वजह से भी इरोजन होगा, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। मतलब ऊपर का सरफेस जो है, जो इरोड होता है उस रॉक के फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। तो इससे क्या होता है, वो वैसे तो इरोजन तो पूरे सरफेस का हो रहा है, लेकिन जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। कैसे, क्या मैकेनिज्म है, ये हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर 7 है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इरोजनल लैंडफॉर्म चल रहा है बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है, उसमें हमने वैली पढ़ लिया है। सेकंड हमारा पोर्टहोल्स एंड प्लंज पूल्स। पहला पोर्टहोल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपी एक्सेसिबल, यूपीएससी एक्सेसिबल, सॉरी, ठीक है। चलिए, पोर्टहोल्स ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स। जहां पे हिल स्ट्रीम्स होती हैं तो उनका रॉकी बेड होता है। स्ट्रीम्स आर मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन आर कॉल्ड पोर्टहोल्स फॉर्म। वहां पे क्या होता है, मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन, गोल गोल लगभग लगभग गोल होते हैं वो, थोड़े बहुत शेप डिफर कर सकती है, पूरा एकदम सर्कल नहीं होता है, ऐसे कोई डिवाइडर से नहीं बनाया है, ठीक है। सर्कुलर जैसे गड्ढे पाए जाते हैं, डिप्रेशन पाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। अब ये पॉट होल्स बनते कैसे हैं? फॉर्म बिकॉज ऑफ स्टीम इरोजन। स्टीम इरोजन से बनते हैं। बता चुका हूं कि स्टीम जो इरोजन करेगा हर जगह एक जैसा नहीं करेगा, कहीं पे रॉक सॉफ्ट है तो वहां ज्यादा होगा, कहीं पे रॉक अगर हार्ड है तो वहां पे कम होगा। कहीं पे क्या होता है कि रॉक्स के बीच में कुछ पत्थर फंसे होते हैं, जब पानी आता है वेलोसिटी के साथ, वो उस पर दबाव लगाता है तो पत्थर निकल जाते हैं, और जब पत्थर निकलेंगे तो उस जगह पे गड्ढा बन जाता है ना। इस तरीके से भी गड्ढे बन जाते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, स्टीम इरोजन करता है अलग अलग तरीके से, तो गड्ढे डिप्रेशन बन जाते हैं। इरोजन एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। और वो गड्ढे क्या होते हैं, स्टीम इरोजन तो होता ही है, साथ साथ रॉक्स एब्रेशन भी करते हैं। रॉक्स क्या करते हैं, जब ऊपर से रॉक्स नीचे आएंगे पानी के साथ बहते हुए, तो वो फ्रिक्शन करते हैं सरफेस के ऊपर, चोट भी लगती है भाई, लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ना, लुढ़कते लुढ़कते आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन करेंगे, उसको नुकसान तो पहुंचाएंगे सरफेस को, तो वो गड्ढे और ज्यादा बड़े हो जाते हैं या कई बार बन भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, या कुछ ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, कुछ लूज जॉइंट्स होते हैं, वो उन गड्ढों की उन पत्थरों की बार बार जो रॉक्स के थ्रू जो एब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जॉइंट्स खुल जाते हैं, तो वहां पे इरोजन ज्यादा होने लगता है, ठीक है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, ऑन ए स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन फॉर्म। एक बार एक स्मॉल और शैलो डिप्रेशन बन गया, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज डिप्रेशंस। अब ये बता रहा है कि एब्रेजन तो हो रहा है रॉक्स फ्रेगमेंट से, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये बता रहा है कि एक बार जब शैलो डिप्रेशन बन गया, स्मॉल और शैलो डिप्रेशन बन गया, इरोजन की वजह से, किसी वजह से एक छोटा गड्ढा बन गया, गड्ढा छोटा, उसकी डेप्थ भी कम है। पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज डिप्रेशन। तो अब क्या होगा, पीछे से पत्थर तो आते ही रहते हैं, पेबल्स और बोल्डर्स। पेबल्स मतलब बहुत छोटे पत्थर, बोल्डर्स थोड़े बड़े पत्थर, ठीक है। पेबल्स और बोल्डर्स आते रहते हैं, अब वो आएंगे तो उन गड्ढों में जमा हो जाएंगे एंड गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर। अब क्या होगा, ज्यादा लंबे टाइम तक जमा नहीं रहेंगे, वो पानी तो पीछे से पुश कर ही रहा है, तो थोड़े टाइम बाद फिर वो आगे भी बढ़ेंगे। उस प्रोसेस में वो उस गड्ढे को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और ज्यादा इरोजन करते हैं गड्ढे का, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिप्रेशन ग्रो इन डायमेंशन। और इसका परिणाम स्वरूप, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि दो डिप्रेशन विल ग्रो विथ टाइम, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रीम बहता रहेगा, टाइम के साथ साथ वो डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। A series of such depressions eventually join. अभी क्या बोल रहा है, एंड स्टीम वैली गेट्स deepened. अभी क्या बोल रहा है, ये हमारी नदी चल रही है,
ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, पहाड़, रॉकी सरफेस है, हिली स्ट्रीम है। इस पे क्या हुआ, मान लीजिए छोटे छोटे गड्ढे बन गए, पोर्ट होल्स इनको बोल रहे हैं। अब ये एक सीरीज ऑफ डिप्रेशन है, थोड़े टाइम बाद इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि ये सब जुड़ जाएंगे, इनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सब जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे। ऐसा होगा ना, है ना, बढ़ते बढ़ते भाई, एक दो गड्ढे छोटे हैं, एक थोड़े टाइम बाद इनका साइज बढ़ा, तो ये फिर एक, ये पूरा रीजन यहां से यहां तक हो जाएगा ना, इतना बन जाएगा ना, इस तरीके से, है ना। तो वो यहाँ पे हो रहा है कि ये गड्ढे जुड़ते जुड़ते क्या होंगे, इवेंचुअली ज्वाइन हो जाएंगे सब सारे डिप्रेशन, और वैली की डेप्थ बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा होगा ना, ये पूरी एक वैली की डेप्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी जब ये डिप्रेशन जो सब ज्वाइन हो जाएंगे, इरोजन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फिर नया सरफेस तैयार हो गया। अब उस नए सरफेस पे क्या होगा, डिप्रेशन बनेंगे, वो डिप्रेशन फिर बड़े होंगे और बड़े होंगे, फिर वो जुड़ जाएंगे, तो रिवर की जो वैली है उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो अब हमें रिवर वैली की डेप्थ कैसे बढ़ रही है यही पता चल गया। हमें ये तो पता था कि इरोजन जब डाउनवर्ड होता है, स्लोप ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होती है स्ट्रीम की, तो इरोजन डाउनवर्ड ज्यादा होता है। कैसे होता है, उससे डेप्थ कैसे बढ़ती है, यह भी हमें आज पता चल गया, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम, पोर्टहोल्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्लंज पूल्स के बारे में, ठीक है। देखिए आप सबको एक बात शायद पता होगी, या आपने कहीं पढ़ा भी होगा, झरना होता है, वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं, गए भी होंगे आप लोग, वाटरफॉल घूमने खूब जाते होंगे। वहां पे आपने एक चीज आपको पता होगी कि झरने का जो पानी जहां गिरता है, जहां झरना गिरता है, पानी गिरता है झरने का, वहां पे जनरली जो गहराई होती है वो नॉर्मली रिवर बेड से थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब वहां पे पानी थोड़ा, जिस जगह पे गिर रहा है वहां पे झरना, हम पानी हमेशा गहरा होता ज्यादातर। इनफैक्ट आपने कोई डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कुछ शोज वगैरह भी देखे होंगे अगर, जहाँ पे बताते हैं कि झरने में कूदना है, तो जो कूदने वाले लोग बताते हैं कि जहां पे झरना गिरा है वहां पे कूदिए, वहां पे पानी हमेशा गहरा होता है ज्यादातर, है ना। उनको हम प्लंज पूल्स कहते हैं, क्योंकि वो प्लंज पूल्स कहलाते हैं। प्लंज पूल भी बेसिकली पॉट होल ही होता है एक, लेकिन वो बड़े साइज का होता है और वो झरने के नीचे बनता है। क्योंकि वो झरने के नीचे बन रहा है, ऊपर से पत्थर आके गिर रहे हैं, जब गिर रहा है तब वो तोड़ाफोड़ी कर रहा है, उसके बाद फिर झरना उस पत्थर को बैठने तो देगा नहीं वहां पे, वो उसको धक्का देगा, आगे भाग देगा ना, तो फिर वो पत्थर लुढ़केगा, फिर एब्रेजन करेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो जो जहां पे एक प्लेन सरफेस था, और झरने का पानी भी तो गिर रहा है, स्ट्रीम भी था, वो भी तो गिर रहा है, वो भी तो दबाव, वो भी तो इरोजन ज्यादा कर रहा होगा ना, उसकी तो स्पीड बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे वहां पे जहां प्लेन सरफेस था वहां पे गड्ढा जैसा बन जाता है डिप्रेशन, जो कि बहुत चौड़ा भी होता है, बड़ा लंबा गहरा भी होता है कंपैरेटिवली बाकी सरफेस से। उसको हम प्लंज पूल कहते हैं। ये भी एक तरह का पॉट होल ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़ा होता है, गहरा होता है, और झरने के पानी के नीचे होता है ज्यादातर, जहां पे पानी गिर रहा होता है, ठीक है। चलिए एक बार देखते क्या लिखा हुआ है। At the foot of waterfalls also large potholes quite deep wide form। जहां पे वाटरफॉल का फुट होता है, जहां पे वाटरफॉल पानी गिर रहा है, मान लीजिए झरना है, यहां पे पानी गिर रहा है, तो इस जगह लार्ज पोर्टहोल्स बनते हैं, जो कि एंड क्वाइट डीप एंड वाइड, जो कि बहुत गहरे भी होते हैं और चौड़े भी होते हैं, फॉर्म बन जाते हैं बिकॉज ऑफ शेयर इंपैक्ट ऑफ वाटर। पानी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, पानी एकदम ढालने से गिर रहा है ना। एंड रोटेशन ऑफ बोल्डर्स, और बोल्डर्स जो बड़े पत्थर, ऊपर से पत्थर गिरते थे बड़े, वो भी रोटेट हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, एक बड़ा सा पूल बन जाता है, जिसको हम प्लंज पूल कहते हैं। समझ आया यहां तक? चलिए, सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। ऐसे लंबड़े और डीप होल्स जो होते हैं, जो कि वाटरफॉल के फुट पे बनते हैं, विच आर फॉर्म एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल्स, आर कॉल्ड प्लंज पूल। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया है, पोर्ट होल्स और प्लंज पूल्स का। आई होप आपको सब समझ आ गया है। अगर कोई चीज है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, जस्ट मैसेज, जस्ट कमेंट, एंड आई विल रिपीट, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो मैं नई वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी समझ ना आ रहा हो, सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं है, किसी और भी वीडियो में अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बस क्या कीजिए, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी टॉपिक पे जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो बार बार देखनी है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वर्ड बाय वर्ड तो मैंने लिखा है। मैं सिर्फ प्लंज पूल लिख के एक दो वर्ड लिख करके काम खत्म कर सकता, लेकिन नहीं, मैंने पूरा एक एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी का। क्यों? ताकि आपको अब ये नहीं है कि वीडियो में भी टाइम वेस्ट करो और एनसीईआरटी में भी टाइम वेस्ट करो, तो फिर फायदा क्या हो वीडियो देखने का?
वीडियो देखने का फायदा होना चाहिए कि आपका टाइम बच रहा है। अब आपको वीडियो आपने देख लिया, सब कुछ आपको समझ आ गया, आपके पास कंटेंट के सामने रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जब भी आपका मन करे आप पढ़ लीजिए। इवन आप एनसीईआरटी से रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक रीडिंग इट विल बी काउंटेड एज वन रीडिंग। ये एक फर्स्ट रीडिंग तो काउंट की जाएगी ना कम से कम। अगर मैं फ्लो चार्ट बना देता 2 दिन में चैप्टर खत्म, है ना, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बार बार वीडियो देखनी है, अच्छे से कुछ समझ नहीं आया बताना है, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।